हेलो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए कानों में ईयरफोन लगाकर कंबल में घुस जाएं। ये स्टोरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त की है। उसने मुझे बताया कि मेरे ससुर मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करते। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं अपने ससुर को दूध पिलाऊं। एक दिन मेरे पतिदेव घर पर नहीं थे, तो मैं रात के कपड़े पहनकर अपने पति की यादों में तड़प रही थी। तभी ससुर जी, हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीटा है। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी शादी को अभी 5 ही दिन गुजरे थे कि मेरे ससुर ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे पति ने शादी की रात ही मुझे खास तौर पर कहा था कि मेरे पापा को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना, वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 3 दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वह मेरे पति को एक आवाज देते तो मेरे पति का तो जैसे रंग ही उड़ जाती थी। एकदम से घबराहट सी होती और फट से वो कमरे से बाहर निकल जाते थे। अपने पति की ये हालत देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा खौफ था। गुस्से में तो वो वाकई रहते थे। चौथा दिन था कि जब मेरे पति ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने मेरे पति को पुकारा तो वो फौरन से कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कह रहे थे कि 3 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे न होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम अब छुट्टी करके बैठ गए। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचकर सारे के सारे वर्कर के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहते हो, और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई औरत तो है नहीं जो उसके नखरे उठाएगी। सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 3 दिन ही गुजरे थे हमारी शादी को, और इन 3 दिनों में मैं ही नाश्ता बनाकर दे रही थी। इस पर मेरे ससुर कई खामियां निकाल चुके थे, लेकिन मेरे पति ने मुझे प्यार से मोहब्बत से यही समझाया था कि पापा की बात का बुरा मत मानना। 4 दिन तो मैं इसी सोच में उलझी रही कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। मेरे पति जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे कि माफी चाहता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी ऐतराज नहीं किया था। मेरे पति तो अपनी फैक्ट्री पर चला गया था। मैं किचन में आकर बर्तन धोने लगी। शादी के चौथे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे ससुर ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज दी। वह अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था। इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई, मैंने पूछा, जी पापा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज से अपने सूखे होठों पर जबान फेरी कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, क्योंकि मेरा दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की ये हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इस तरीके से नहीं देखता। मैं फौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोली और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे ससुर कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठा करो।
बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी। इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वह मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह में लगाया तो फौरन उसे पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध ये मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नजरें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफर करने लगी। उनकी नजरों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीने से उतरने लगे थे, चेहरे पर पसीने के साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब मेरे पति घर में होता था, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर हैं जो 3 दिन से मेरे पति को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट आ। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे कि अरे बाहर कहाँ जा रही हैं? यहाँ बैठना, मेरे पास मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज्यादा डसने लगा है। ये कहकर ससुर ने ठंडिया भरी। मुझे अब और भी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो काले रंग का फैंसी ड्रेस पहना था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तुम पर आज शाम वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बुरा लगा था। ये फरमाइश तो मेरे पति को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब मेरे पति ऑफिस जाता तो मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नजरों से देखता, बार बार अपने सूखे होठों पर जुबान फिरने लगता। फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता। कहता, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी? मैं काम के बहाने बनाकर निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे अपने पति से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती? वह तो अपने बाप के सामने एक शब्द नहीं बोलता था, बस सर झुकाई जी पापा ही कहता रहता था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा ससुर अचानक से किचन में आ गया, मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया और पीछे से ही मेरी और फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं अपने पति से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा ससुर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुका था कि उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर से खटखटाया गया था। मेरे पति थे। कहने लगे, रीटा दरवाजा खोलो। ये क्या बदतमीजी है? क्यों तुम सुबह से दरवाजा बंद किए कमरे में बैठी हो? पति की आवाज सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप मुझे गुस्से से देख रहे थे।
कहने लगे, तुम्हें जरा भी एहसास और शर्म नहीं है। मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? मैंने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। मेरा यह कहना था कि मेरे पति गुस्से से भरा उठा। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो, तुम अभी 7 दिन नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती है। मेरा पति कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी है, रीटा, आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़ाकर तुम्हें विदा कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ गए था। मेरे पापा पहले से ही 7 बेटियां थी और वह शरीफ इंसान थे। बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर वापस मत आना, अपने पति और ससुर की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वह मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें और बिन बात की गुस्ताखियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त मेरे पति जी इतने गुस्से में थे, मैं अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठ कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, बेटे, इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूँगा। उसके बाप से कहूँगा कि संभालो अपनी बेटी। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले गए। मैंने एक गुस्सा भरी नजर अपने ससुर पर डाली थी। पति कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से ना 10 मेंबर का वो है जो तुमसे संभाल नहीं जाता। अरे मेरे एक ही तो बाप है ना, माँ है ना कोई बहन भाई। ऐसी जिंदगी तो लड़कियां ख्वाहिश करती है जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरी सास और देवर ननद होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ उस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं? मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। ऑफिस से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए ही की है, न कि ये फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा कि अमित, ऐसा करो, अपने पापा की शादी करवा दो मेरा। ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे पति ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? ये बाप की उम्र शादी करने की क्या? मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई है जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रहा है। मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वो कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बात है। मेरे बाप की उम्र 60 साल है, कब्र में पाव है, शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज है, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं इन्हें क्या बताती कि उनका बाप ने ही बेटे की पत्नी पर नजर रखे हुए हैं। मैंने कहा कि आप शादी करवा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वो अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा कि एक मेरे बाप की तो 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम मेरे सौतेली माँ को संभालोगी। देखो, ये घर और बिजनेस भी सब मेरे बाप के नाम है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी। मुझे और तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी इस घर से। पापा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप पापा की सुनता हूँ। अब दोबारा से पापा की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके के जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती।
हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती है। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी। दुपट्टे से आंसू साफ करने लगी कि फौरन से मेरे पति की आवाज आ गई। कहने लगा, पूजा बाहर आओ, जल्दी से नाश्ता पराठा बना कर दो, पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन पति ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। मेरे पति का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने होठ बंद कर लिए थे। मेरे पति जब ऑफिस चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वो अजीब सी हंसी हंसने लगा। तुम क्या समझती थी? तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारे लिए वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर ले देगा। अपनी सोच को बदल लो। मैंने उसके पर अच्छी तरह से काट रखे हैं। वह चाहकर भी कहीं जा नहीं सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसीलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की, कहीं वह मेरे बेटे को उड़ाकर ही ना ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं हैं कि वह तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलग से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। ये शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ऐसी गंदी और बेइज्जत भरी जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती थी कि खाना अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती थी। ना उसके पास बैठती थी ना बात करती थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने अमित का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। पति ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे गर्भ भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जेब से मेरे ससुर ने 2000 निकाला और मेरे तरफ बढ़ाया। कहने लगा, ये लो तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे इनकार करना था कि पति मुझे घूरने लगा। कहने लगा, पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो ना। चाहते हुए भी मैंने 2000 पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने लगी। जैसे ही खड़ी हुई तो मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे पर चुन लिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। कहने लगा, मैं तुम्हारे बदले हुए रूप पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लूंगी। ये कहकर वह अपने कमरे में चले गए। मैं अपने पति को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था, लेकिन मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि पापा का ये कौन सा तरीका है? मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उनको चाहिए मुझसे दूरी रखकर बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का? ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को भी दूरी रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे में भी मेरी इस बात पर मेरे पति भड़क गए। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच के मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हुआ जो उसने तुम्हें जरा सा हाथ लगा दिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम, बजाय इश्क की
कि पापा के दिल में जगह बनाओ। तुम हर बात पर ऐतराज करती हो। वो धीमे लहजे में मुझे घूर कर बोल रहा था। शुक्र करो कि पापा ने ये बातें नहीं सुन ली, वरना बहुत ही मुसीबत पड़ जाती। मेरे एम सर पर फिर ऊंड उठाकर मुझे चेतावनी देने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, पूजा अपना रवैया पापा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी डू है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या अपने बाप की शादी करवा दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर डोर बेल बजी, फिर शोर की आवाज आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो सऊदी में एजुकेशन हासिल करने गया था और वो वापस आ चुका है। वह भी अपनी पत्नी के साथ वही शादी कर ली थी और मेरा ससुर उससे नाराज था, इसीलिए उसे घर आने की इजाजत नहीं दी थी। और ना ही इस बात का हमें कुछ मालूम था कि मेरे पति का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति पत्नी को देखकर हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर उसे यहाँ वापस क्यों लाए हो? वही रहते। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। फिर मेरे पति ने भी कहा कि पापा गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था वो हो चुका है। कमलेश को गले लगा लीजिए। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैं भी शुक्र की अब मैं अकेली मैं नहीं हूँ। काफी खुशमजाज और पानी किस्म की लड़की थी। मेरे साथ घुल मिल गई थी। कमलेश मेरे पति के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर का ध्यान मुझे हटकर अब देवरानी की तरफ हो गया। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वह आज भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है पापा, आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझे मांगा करें। कमलेश भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी जी आज जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदवास थी। बार बार अपने चेहरे का पसीना पूछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वह किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन ओना में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, मुझे पापा की आदत बड़ी अजीब लगती है। अजीब नजरों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अपना अजीब सी बातें करते हैं, जिसे सुनकर मेरे कानों की लो तक लाल हो जाती है। कहने लगी, मैं तो कमलेश से बात करूंगी। वह तो कहते थे कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर मुझे अपने करीब करते हैं, मुझे अपने पास लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं डालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी कभी नहीं सुनी। वह कहने लगी, लेकिन मैं तो कमलेश से साफ कह दूंगी। अगर पापा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कहूंगी कि अलग घर में वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ था, जो कि मेरे और मेरे ये के बीच हो रहा था। कमलेश कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाहर देश अकेले ही रहे झुका हूँ। अब मेरे घर तुम क्या आए हो? 4 दिन पापा को रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी? तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई थी जो मेरे पति की मेरे साथ होती थी। जया डिवोर्स मांगने लगी थी। उस रात मेरे पति जब कमरे में आया तो काफी चुप छुप सा था। मैंने कहा कि अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी। जो शिकायत मुझे पापा से थी वही आज जया को भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पापा भी गलत है। मैं आपसे सच कहे, इन्हें एक पत्नी की जरूरत है। बेशक उनकी उम्र 60 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी मम्मी की मृत्यु के कुछ मरकने साल बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब मेरे पति की अक्ल में आई थी। एक बार उन्होंने पापा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज हुए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है? ललित कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ष की बात नहीं है। वो औरत भी 40 से 50 साल की है। और भाइयों कोरा,
आज रैदर ऑफ आरपन के रहमोकरम पर बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो पापा ने नखरे खाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। दिनों में ही उससे मेरे ससुर की शादी हो गई थी और इससे ये फर्क पड़ा कि घर का माहौल का काफी हद तक बेहतर हो चुका था। ललित मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा, पापा को एक पत्नी की ही जरूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की हम पर नजर नहीं उठती। ठीक, हमारे समाज में ये चीज भी बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती, और जिसकी वजह से ऐसी मुश्किल का सामना आने वाली बहू को करना पड़ता है, जैसे कि मुझे और जिया को करना पड़ा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।